अब बात करेंगे हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। देखिए इस एक्ट के तहत एक टर्म डिफाइन किया गया है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है? देखिए क्या होता है कि जब हम किसी का विस्थापन कर रहे हैं तो उनको सोशली जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और इसी इम्पैक्ट को जांचने के लिए हमारी सरकार के द्वारा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है। समझे? अब ये हर तरीके के डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं किया जाता, इसके लिए एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया ये है कि whenever it is desired to undertake a new project or expansion of any project which involves involuntary displacement of 100 or more families in masse in any project। क्या बोल रहा है कि जब भी कोई एक नया प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उससे 100 या 100 से ज्यादा फैमिलीज का इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा। समझ में आया आपको? द एडमिनिस्ट्रेटर शैल एंश्योर दैट अ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट study is carried out in the proposed affected areas in which in such manner as may be prescribed। और ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम कौन करवाएगा? तो एडमिनिस्ट्रेटर करवाएगा। ठीक है, कौन करवाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर करवाएगा। अभी हमने कमिश्नर को देखा, अब हम आगे कुछ स्लाइड्स में हमको एडमिनिस्ट्रेटर कौन है वो भी देखना है। देखो बेसिकली कमिश्नर वो है जो कि इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। समझे? जिसकी निगरानी में होगा वो है आपका कमिश्नर, और जो इसको इम्प्लीमेंट कराएगा ग्राउंड पे वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डेप्यूटी कमिश्नर के रैंक के नीचे का ऑफिशियल नहीं होगा, और वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये जो SIA रिपोर्ट है ये क्या है, 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर लिया जाना होगा। इट शुड टेक इनटू अकाउंट द कंसीडरेशन impact that the project will have on public and community properties, assets and infrastructure। ठीक है, the SIA study shall be carried out simultaneously with the environmental impact assessment study। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट हम लगाते हैं तो वहां पे हमको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है कि आखिर हमारे प्रोजेक्ट से प्रकृति को कितना नुकसान होगा, इसका असेसमेंट करना जरूरी है। और उसी के साथ साथ ही SIA भी करना होगा जहां पे 100 से ज्यादा फैमिलीज का इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, इसके बाद पब्लिक हियरिंग शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो ये SIA का जो काम है ये आपको 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है ये है कि SIA रिपोर्ट शैल बी एग्जामिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो SIA रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा बनाया जाएगा इसको एग्जामिन करने का काम एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट ग्रुप करेगी जो कि सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन होंगे? तो 2 नॉन ऑफिशियल सोशल साइंस एंड रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स होंगे, द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एंड a representative of the requiring body shall serve on this expert group। तो ध्यान रखिएगा ये सारे मेंबर्स आपके एक्सपर्ट ग्रुप में होंगे। उसके बाद है where both EIA and SIA are required, a copy of SIA report shall be made available to the agency prescribed in respect of environmental impact assessment by the Ministry of Environment and Forest, and a copy of EIA report shall be shared with the expert group mentioned in paragraph 4.4.1। ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है कि ये जो SIA रिपोर्ट और EIA रिपोर्ट होगा ये उस एजेंसी के साथ जो है वो शेयर करना होगा हमको।
then SIA clearance shall be accorded by the Commissioner for Resettlement and Rehabilitation as per the procedure and within a maximum period of 30 days। ठीक है, तो ये तो हमने देख ही लिया कि 30 डेज के अंदर हमको SIA कंडक्ट कर लेना होगा, और SIA क्लियरेंस कौन देगा, तो कमिश्नर फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसके बाद क्या है, SIA clearance shall be mandatory for all projects involving involuntary displacement of 100 or more families in masse in any area। तो ये तो हमने देख ही लिया शुरू में। Before initiation of land acquisition, the requiring body shall be required to provide written undertaking to abide by the provisions of this rehabilitation and resettlement policy। की लैंड एक्विजिशन के पहले जो रिक्वायरिंग बॉडी है, मतलब जिसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लैंड का एक्विजिशन किया जा रहा है, वो बॉडी हमेशा इस रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी के प्रोविजंस के अधीन रहेगी और उसके हिसाब से काम करेगी। ठीक है, तो SIA के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो चीज हमको देखना है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड कमिश्नर। तो कमिश्नर के बारे में हमने देख लिया, उनका मेन काम होता है कि ये जो सारी रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी है वो अच्छे तरीके से काम करे, उसको ये देखते हैं। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर ये जो कमिश्नर होते हैं, ये जो कमिश्नर के रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए, मतलब, है ना। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इनका काम है ग्राउंड लेवल में इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना। समझ में आया आपको कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है और कमिश्नर कौन है, दोनों की रैंक जो है किससे नीचे नहीं हो सकती है, कौन उसको अपॉइंट करता है, और क्या इन दोनों का फंक्शंस होता है। ठीक है, तो ये देखो, द ओवरऑल कंट्रोल एंड सुपरिंटेंडेंस of the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement plan shall vest in the administrator for the resettlement and the rehabilitation। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जी जो है, जो कि डेप्यूटी कमिश्नर के रैंक के नीचे के ऑफिशियल नहीं हो सकते हैं, उनका पूरा काम होता है कि इस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कराना। ठीक है, और भी इनके छोटे छोटे काम होते हैं, ये आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आपको ऑप्शंस में जो भी दिया हुआ रहेगा वो सारे ही फंक्शंस जो है इनको करने होंगे, क्योंकि यही मेन ऑफिशियल है जो इस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि द कमिश्नर फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ रीसेटलमेंट एंड rehabilitation plans or schemes and proper implementation of such plans and schemes। तो ये सुपरवाइज करेंगे सिर्फ, बट इंप्लीमेंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 आता है, इसमें रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट जो है ये किस तरीके से किया जाता है ये समझाया गया है। प्रोसीजर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर शैल बी फॉलोड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया। तो सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट हम किसी एरिया में जब लगाएंगे तो उस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा डिक्लेरेशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया। दूसरा, कैरिंग आउट सर्वे एंड सेंसस ऑफ द अफेक्टेड एरिया। अब वो जो एरिया अफेक्टेड होगा उस पॉलिसी के कारण, उस एरिया का प्रॉपर हमको सर्वे और सेंसस करना होगा। उसके बाद हमको assessment of government land available and land to be arranged for resettlement and rehabilitation करना होगा। मतलब अब जो लोग हैं जिनका विस्थापन होगा, उन लोगों को हम एक अल्टरनेट जगह पे शिफ्ट करेंगे ना भाई, तो वो कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कितने एरिया में करेंगे, अब ये सब हमको देखना होगा। उसके बाद क्या करना होगा कि डिक्लेरेशन ऑफ द रीसेटलमेंट एरिया और द एरियाज, है ना, कि हम जहां पे इनको रीसेटल करेंगे वो बताना होगा कि भैया आपको यहाँ से विस्थापन करके यहाँ लेके जाएंगे। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम और प्लान
एंड इट्स फाइनल पब्लिकेशन। उसके बाद हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को जो फाइनल प्रपोजल है वो हम उनको भेज देंगे। तो इस तरीके से काम होता है इस रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान के अंदर। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि डिक्लेयर किया कि कौन सा अफेक्टेड एरिया है, फिर हमने उस अफेक्टेड एरिया में सर्वे और सेंसस ऑफ अफेक्टेड पर्संस को कैरी आउट किया, फिर हमने असेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल एंड लैंड टू बी अरेंज फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन किया, और फिर डिक्लेरेशन ऑफ द रीसेटलमेंट एरिया और एरियाज किया, प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम और प्लान एंड इट्स फाइनल पब्लिकेशन किया। ध्यान रहेगा इतनी चीजें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो पूरी पॉलिसी है इसके अंदर जो लोग डिस्प्लेस होंगे उन लोगों को इंफॉर्मेशन देना जरूरी है कि भाई आपको इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोजेक्ट होगा, इसकी निटिग्रिटीज ये हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक डिक्लेरेशन का भी एक प्रोसीजर है। डिक्लेरेशन जो है एटलीस्ट 3 डेली न्यूज़पेपर जिसमें से 2 हिंदी होंगी, 2 जो पेपर होगा वो हिंदी होगा, हैविंग सर्कुलेशन इन विलेजेस और एरियाज विच आर लाइकली टू बी अफेक्टेड एंड ऑल्सो बाय ड्रम बीटिंग and affixing a copy of the order on the notice board of the concerned gram panchayat or municipalities and other prominent places or place in the gram sabha and panchayat offices। समझ में आया? तो हर तरीके से लोगों को इंफॉर्मेशन देना इस पॉलिसी के अंदर जो है वो मैंडेट किया गया है, और किस तरीके से देना है वो भी डिफाइन किया गया है। ठीक है। उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटर फॉर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन शैल अंडरटेक अ बेसलाइन सर्वे एंड सेंसस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्संस एंड फैमिलीज लाइकली टू बी अफेक्टेड। तो अब मैंने आपको बताया है कि जितने भी ग्राउंड लेवल के फंक्शंस होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाएगा, और जितने भी सुपरवाइजरी फंक्शंस होंगे वो हमारे कमिश्नर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें विलेज वाइज इंफॉर्मेशन जो है ये लिया जाएगा अफेक्टेड फैमिलीज का। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन लेगा ये आप देख लीजिएगा, है ना। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर आपको वहां पे जो भी दिया रहेगा सारे ही इंफॉर्मेशन जो है आपको लेने होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो सारा सर्वे है ये क्या है 60 दिन में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है। तो हमने वहां पे देखा था कि अगर हमको SIA करना है तो उसके लिए हमको 30 डेज देना होगा, ये सर्वे करने के लिए हमको 60 डेज देना होगा। Now, within 7 days of completion of the above survey, the administrator for resettlement and rehabilitation shall by order and also in such other manner so as to reach all persons likely to be affected, publish a draft of the details of the findings of the survey conducted by him and invite objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby। मतलब जब ये सर्वे हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर क्या है कि जो भी ऑब्जेक्शंस होगा, जो भी मतलब अफेक्टेड पर्सन्स होंगे, है ना, उनके ग्रीवांसेस को सुनने का काम हमारा एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। ऑन एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट of details of the survey and after considering the objections and suggestions received by him on his behalf, the administrator for resettlement and rehabilitation shall submit his recommendations thereon along with the details of the survey within 15 days to the state government। समझ में आया क्या बोल रहा है? तो देखो सबसे पहले कैसे होता है पूरा प्रोसेस को हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले सर्वे करेंगे, 60 दिन तक सर्वे होगा। उसके बाद अगला जो 7 दिन है उसमें सर्वे को पब्लिश किया जाएगा और जो भी उससे रिलेटेड ग्रीवांसेस हैं लोगों का सुना जाएगा। उसके 15 दिन बाद जो है रिकमेंडेशंस स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा और उन रिकमेंडेशंस को भेजने के 15 दिन और बाद जो है 30 दिन के अंदर डिटेल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल जो है वो गैजेट में पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरा प्लान चलता है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी का। ठीक है,
इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब no physical displacement shall be made before the completion of resettlement work as approved by the commissioner of the resettlement and rehabilitation। ठीक है, तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता कोई भी फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। याद रखिएगा, ये जो सारा हमने पढ़ा ना कि ये प्रोसेस इतना टाइम लगता है, तो ये जो टाइमलाइन है जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई भी फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद और भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अपन को और क्या करना है, ये जो ड्राफ्ट रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम और प्लान है इसके अंदर क्या क्या सैलिएंट फीचर्स होने चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन केस ऑफ इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 एंड मोर शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज फ्रॉम द शेड्यूल्ड एरियाज द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल शुड बी कंसल्टेड। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट 100 से ज्यादा लोगों का हो रहा है तो एसआईए असेसमेंट कराना होगा, और अगर ट्राइबल लोगों का 100 से ज्यादा ऐसे फैमिलीज का विस्थापन हो रहा है जिनकी इच्छा के बिना उनको विस्थापित किया जा रहा है तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कंसल्ट करना भी जरूरी है। ये भी इस पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कब कंसल्ट करना होगा, तो तब कंसल्ट करना होगा जब 100 या 100 से ज्यादा ट्राइबल फैमिलीज का विस्थापन हो और वो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो, तभी। ठीक है, द एंटायर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम और प्लान forms an integral part of the cost of the project for which the land is being acquired। ठीक है, तो जिस लिए इस लैंड को एक्वायर करा जा रहा है उसी जो एक्वायरिंग बॉडी है उसी के कॉस्ट में ये रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट को भी जोड़ा जाता है। मतलब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ये उस एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि लैंड एक्वायर कर रहा है, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, उसका खर्चा वही वहन करता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिक्वायरिंग बॉडी टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स, ये फंड्स वाला चीज हमने देख लिया है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे। इन केस ऑफ अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग लैंड एक्विजिशन ऑन बिहाफ ऑफ अ रिक्वायरिंग बॉडी एंड इफ द रिक्वायरिंग बॉडी इज अ कंपनी authorized to issue shares and debentures, the affected families who are entitled to get compensation for the land or other property acquired shall be given the option to take up to 50% of the compensation amount due to them in the form of shares or debentures or both the requiring body। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी है तो आप कंपेंसेशन के तौर पे डायरेक्टली पैसा ना लेके उस कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स भी ले सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन होगा। लैंड कंपल्सरली एक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर प्रोजेक्ट और पर्पस एक्सेप्ट फॉर पब्लिक पर्पस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस पर्पस के लिए लैंड एक्वायर किया जा रहा है उसी पर्पस के लिए हमको लैंड को यूज करना होगा, और अगर हम लैंड का जो नेचर है उसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी एकदम जरूरी है। ठीक है, उसके बाद